ये जो आपका यहाँ पे गोल सर्कल बना हुआ है ना, आज से हजारों साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था। उस समय राजाओं के पुत्रों में आपस में युद्ध चल रहे थे, मल्ल युद्ध चल रहे थे, तीर धनुष के युद्ध चल रहे थे। उसमें एक सूत पुत्र आता है और कहता है मैं भी भाग लूंगा। तो उन राजाओं ने उसकी जाति पूछ लिया था कि तुम किस जाति से हो, क्यों यहाँ पे आना चाहते हो, क्यों हमारी बराबरी करना चाहते हो। जाति का जो दंश है देश हजारों साल से झेल रहा है। चक्रव्यूह जो है भाजपा द्वारा बनाया गया है वो हजारों साल से झेल रहा है और आज फिर भाजपा उसी चक्रव्यूह में ले जाना चाह रही है जातियों के। क्योंकि आप पूछ लीजिए किस जाति से हो, जाति जनगणना क्यों नहीं कराते, तो भाजपा कहती है अपनी जाति बताओ। अगर हम पूछ रहे कि महंगाई कम करो तो कहते हैं आप टमाटर हम नहीं खाते हैं, प्याज हम नहीं खाते। तो भाजपा का जो है दोहरा चरित्र है अनुराग जी, शायद आपको समझ में आता होगा क्योंकि आप पत्रकार हैं, इतने मासूम भी नहीं हैं आप। तो वही देश की जनता इस सवाल करना चाहती है मोदी जी और भाजपा सरकार से। मैं मासूम नहीं हूं, लेकिन राहुल गांधी को मासूम बताते हैं एनडीए के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग। बालक बुद्धि कहते हैं, मतलब इस तरीके के ट्वीट में पढ़ रहा हूं बड़े बड़े लोगों के जिसमें उन्होंने बालक बुद्धि के उन्हें संबोधित किया है। मेरी ये व्यक्तिगत राय नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बालक बुद्धि होना बिल्कुल असीम संभावनाओं का द्वार है, लेकिन जो बैल बुद्धि सरकार सत्ता में बैठी हुई है वो सबको विनाश करने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी जी बात किसकी करते हैं? राहुल गांधी जी बात करते हैं ओबीसी की, राहुल गांधी जी बात करते हैं एससी की, राहुल गांधी बात करते हैं एसटी की। अब बात करिए, जब देश 1947 में आजाद हुआ था तो एससी, एसटी और ओबीसी 92% लोग गरीब थे और 90% लोग अशिक्षित थे। आज क्या हुआ है पिछले 75 सालों में, जाति की राजनीति करते हैं ना राहुल गांधी। सुनिए बात बताता हूं। आज क्या हुआ है, कांग्रेस ने 55 साल में इस देश में राज किया है। कांग्रेस ने उन 90% लोगों को, जो 90% लोगों को 70% के उसमें लाके बराबरी का हक देने का काम किया है। लेकिन पिछले 10 सालों में इस सरकार के आते ही जो एक रेल पटरी पे चल रही थी, यू टर्न ले लिया गया और वो यू टर्न ऐसा था कि जिसमें आरक्षण खत्म करने की बात हो गई। टेक्निकली रेल यू टर्न नहीं ले सकती, ट्रेन नहीं लेती, डिरेल हो जाती है। आजकल पिछले 10 दिनों में देख रहे होंगे कि हर दूसरे दिन एक डिरेल हो रही है पटरी पे से ट्रेन। तो जैसे ट्रेन डिरेल हो रही है उसी तरीके से मोदी सरकार के द्वारा लाई गई सारी नीतियां डिरेल हो रही है, यू टर्न ले रही है। आज आप शिक्षा के लिए जाइए, एससी एसटी के बच्चे जो आरक्षण से नहीं जा रहे हैं उनसे पूछिए क्या मेडिकल की पढ़ाई पढ़ सकते हैं, क्या इनके पास है इतनी काबिलियत, क्या सरकार ऐसी कोई योजना ला रही है? नहीं ला रही है। इनके पास काबिलियत की क्या कमी है? काबिलियत का भैया पैसा है ना, पैसा नहीं है ना, इसीलिए हम बात कहते हैं इनकी जनगणना कराइए, जनगणना के आधार पे इनको आरक्षण दीजिए, उच्च शिक्षा को प्राप्त करें। लेकिन मोदी जी नहीं चाहते। मोदी जी अपनी जाति बताएंगे। आपने मोदी जी की जाति पूछा था ना, मैं बताता हूँ। मोदी जी मंच पे चिल्लाते हैं भरे मंच से मैं ओबीसी हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। मोदी जी बर्तन मांजती थी ना आपकी माँ, तो उन बर्तन मांजने वाले बच्चों का भी दर्द समझिए, उन गरीब परिवारों का भी दर्द समझिए। और अगर आप समझते हैं तो आपके मंत्री आके इस तरह का बयान नहीं देते और आप अच्छा मेरे सामने ओबीसी वर्ग से भी लोग बैठे हुए हैं कि भैया मोदी जी ने ओबीसी के लिए कुछ किया है तो हाथ उठा दीजिए। अगर कुछ किया है, आपको लगता है कि मोदी सरकार ने ओबीसी के भले के लिए कुछ किया है तो हाथ उठाइए, वरना मत उठाइए। ओहो, एक भी हाथ नहीं उठा। सिद्धार्थ यादव, एक भी ओबीसी का यहां पर मेरा ऑडियंस नहीं कह रहा कि मोदी जी ने उनके लिए कुछ किया है। दूसरी बात, एक इस सवाल को ध्यान में रखिएगा कि ओबीसी की ऑडियंस आपके साथ नहीं है। दूसरा ये ध्यान में रखिए कि आप पर विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है कि जाति जनगणना की गारंटी आप नहीं देते, मना नहीं करते तो हामी भी नहीं भरते और जाति के आधार पर राजनीति फुल करते हैं। जब माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बना दिया जाता है, प्रतिपक्ष बना दिया जाता है, तो ये टिप्पणी आप जरूर करते हैं कि अखिलेश यादव ने पीडीए के साथ धोखा किया। और जब आप पीडीए कहते हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तब आप जाति की ही राजनीति कर रहे होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैंने सबकी बात सुनी, पहले कुछ जवाब इधर दे देता हूं, फिर मैं ओबीसी वर्ग की बात पे भी आऊंगा। अभी बड़ी एक प्रधानमंत्री की जाति के लिए भी एक बात कही गई और कहा गया वो किस जाति में पैदा हुए थे, जाति वो कौन सी हो गई। आप ऐसा कर सकते हैं क्या? एक जाति में पैदा होकर के अपनी जाति बदल सकते हैं क्या? पर देश के प्रधानमंत्री के लिए जब ऐसी बात बोली जाए तो वो इंसल्टिंग नहीं लगता। पर किसी एक व्यक्ति से पूछा तो नाम लेके भी नहीं गया था। यह कहा गया था देश की संसद में कि जाति पूछने वाले जिनको अपनी जाति नहीं पता वो गणना क्या करवाएंगे। 543 लोगों में एक राहुल बाबा को क्यों लगा कि उनकी बेइज्जती हो गई? वही क्यों खड़े होकर तिल मिलाने लगे? अरे किसने कहा था भैया कि आपकी बारी है? पर कहीं ना कहीं कहा जाता है कि चोर की ताड़ी में तिनका होता है और इसीलिए राहुल बाबा खड़े हुए। पर ठीक है, ये तो मान लेते हैं कि आपको दर्द हो गया, आपकी इंसल्ट हो गई। पर आप जब जाके पूछते थे पत्रकारों से कि आपकी जाति कौन सी है, तुम्हारे मालिक की जाति कौन सी है, देश के जजेस की जाति कौन सी है, देश के सैनिकों की जाति कौन सी है,
देश में सब लोगों की जाति कौन सी है, तब देश की इंसल्ट नहीं होती थी। या आपका अहंकार, आपकी एरोगेंस इतनी बड़ी है कि आपने मान लिया कि मैं तो देश के कानून, देश की व्यवस्था से ऊपर हूं, मैं जाकर के किसी से कुछ भी पूछ लूं, पर मुझसे कौन पूछेगा? कल को जातिगत जनगणना होगी, कोई तो राहुल जी के घर भी जाएगा ना, पूछेगा आपकी जाति कौन सी है। या तो इनकी साजिश दूसरी है, या तो ये जाति बताने के मूड में नहीं है, तो ये चाह रहे थे कि हम अपना नंबर फोर फेर करके, गोल मटोल करके कुछ ना कुछ दे देंगे और देश में बता देंगे, एक झूठ भ्रम फैला देंगे। वो इनकी दुकान नहीं चली। रही दूसरी बात अभी ओबीसी वर्ग की, देश की जनता ने तो जाति पूछने पर इनको कष्ट हो रहा है, पर मैं पूछता हूं देश की जनता इस सवाल को ना पूछे। देश की जनता ने अगर आपसे यह पूछ लिया कि आपने 10 साल काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट पर क्यों आप बैठे रहे, तब आप क्या करेंगे? देश की जनता ने अगर आपसे यह पूछ लिया कि 14 साल तक आप मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर क्यों बैठे रहे जिसने ओबीसी के हक को छीना था, तो अब आप क्या करेंगे? देश ने अगर आपसे यह पूछ लिया कि 21 साल तक आपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं होने दिया, आप उस पर बैठे रहे, तो आप क्या करेंगे? जिस संवैधानिक दर्जा को नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर के आई, जिसका संसद में 2017 में विरोध इन लोगों ने किया, पहली बार 21 साल बाद एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके खिलाफ ये लोग खड़े थे। अगर देश की जनता ने आपसे पूछ लिया कि एमयू और जामिया से आपने क्यों आरक्षण छीना था, पिछड़े वर्ग का, एससी का, एसटी का, तब आप क्या करेंगे? अगर देश की जनता ने आपसे पूछ लिया कि वाल्मीकि फंड का पैसा निकाल करके आपने शराब लेने में, नेताओं की गाड़ी लेने में खर्च दिया, तब आप क्या करेंगे? अगर देश की जनता ने आपसे पूछ लिया कि 2011 के सेंसस का आपने डेटा क्यों नहीं दिया, कर्नाटक का सेंसस का डेटा आपने क्यों नहीं दिया, तब आप क्या करेंगे? अगर ये सवाल आ गए तब आप क्या करेंगे? भाग उठेंगे। इसीलिए जाकर के खड़े होते हैं संसद में और कहते हैं मम्मी मम्मी देखो मेरे साथ क्या हुआ। ये इसलिए करना पड़ रहा है। अगर आपको प्रधानमंत्री की जाति के बारे में टिप्पणी करने में कोई इंसल्ट नहीं लगती, झूठ बोल करके देश के संवैधानिक पक्ष पे बैठे हुए व्यक्ति हमारे सबके प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी जाति के बारे में जब आप दिन रात झूठ बोल सकते हैं, देश के प्रत्येक व्यक्ति से उसकी जाति पूछ सकते हैं, तो यह सवाल तो आपको भी आना पड़ेगा। कटघरे में तो आना पड़ेगा, ऐसे बच के नहीं भाग सकते। ठीक है दीपक झा, इसका जवाब दे दीजिए संक्षिप्त में, बाकी मेहमानों का। अनुराग जी, जब 303 सीटों पे भाजपा जीत के आती है और प्रधानमंत्री जी रोते हैं संसद भवन के अंदर कि एक अकेला मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, तो नरेंद्र मोदी जी रोते हैं, मम्मी मम्मी नरेंद्र मोदी जी करते हैं, काम की बात नरेंद्र मोदी जी नहीं करते, मन की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, काम की बात नरेंद्र मोदी जी नहीं करते। मुख्य मुद्दों पे नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी जी कभी आके नहीं बताएंगे जनगणना कब करेंगे, नरेंद्र मोदी जी नहीं बताएंगे फीस कैसे कम करेंगे, नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं बताएंगे कि हम उन वादों का क्या हुआ जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, महंगाई, महिला सुरक्षा और बेटियों की सुरक्षा पे, उस पर बात नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी कहेंगे आगे संसद भवन में एक अकेला सब पे भारी है। नरेंद्र मोदी जी धमकी देते हैं संसद भवन के अंदर। यह है देश के प्रधानमंत्री का एटीट्यूड। अगर उनसे आप पूछ लीजिए तो बात नहीं करेंगे, भाग जाएंगे, रोना शुरू कर देंगे। अब मैंने 10 बातें गिराई थी, एमयू का, जामिया का रिजर्वेशन छीन लिया, मैंने काका कालेलकर कमीशन बोला, मंडल कमीशन, कोई जवाब नहीं दिया। बता दीजिए आप इस देश को बताइए, आईआईटी किसे बनाया, आईआईटी की फीस आपने बढ़ा दिया, जेएनयू की फीस आपने बढ़ा दिया, फीस बढ़ाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। ये बच्चे स्कूल ना जा पाए, बच्चे उच्च शिक्षा न प्राप्त कर पाए, इसलिए फीस बढ़ाने का काम भाजपा ने बड़े प्रायोजित तरीके से किया। ये बताइए, इनसे पूछिए बच्चों से, इनसे बच्चों से पूछिए, आपके बच्चे आज से 5 साल पहले, सुनिए बताइए ना, फीस बढ़ाने का क्यों करते हैं, गरीबों के पेट पे लात क्यों मारते हैं, बताइए। आपको दर्द है ना गरीबों के साथ, आप हमदर्दी जताते हैं गरीबों के लिए, फिर आप बताइए इनकी फीस क्यों बढ़ाते हैं। 20 सेकंड और बोलेंगे, कितनी देर बोलेंगे आप, क्यों इनकी फीस बढ़ाते हैं? आपकी बात होने के बाद अपनी बात बोल रहे हो, समस्या क्या है? आप प्राइवेट कॉलेजेस का फीस क्यों बढ़ाते हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी है? आप गरीब बच्चों से नफरत करते हैं, आप एससी एसटी से नफरत करते हैं, आप ओबीसी से नफरत करते हैं, और आपकी नफरत यही दिखाती है कि इनकी फीस बढ़े और ये पढ़ न पाए। ठीक है, क्लियर हो गया दीपक झा, आपकी बात क्लियर हो गई। अब मैं अनुराग जी 10 सेकंड अपनी बात बोलिए। ये है, देखिए, इसको कहते हैं मिर्ची लगना, इसको कहते हैं नब्ज पकड़ लेना। 4 बात पूछी, कोई जवाब नहीं। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, तब इनको ओबीसी याद आया। फिशरीज डिपार्टमेंट बनाया किसने? हमने। विश्वकर्मा योजना लेकर आया कौन? हम। सबसे ज्यादा ओबीसी एससी एसटी की स्कॉलरशिप कौन दे रहा है? हम। अरे लेकिन फिर भी ओबीसी वाले हाथ नहीं उठा रहे ना, फिर भी ओबीसी वाले हाथ नहीं उठा रहे। देश का ओबीसी अगर हमारे लिए हाथ नहीं उठा रहा होता तो तीसरी बार हमारी लिए सरकार नहीं बन रही होती। तीसरी बार अगर इस देश में कोई प्रधानमंत्री प्रचंड बहुमत के बाद सरकार बना के आए तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसलिए देश की जनता हमारे साथ है। 2.5% कर दिया शिक्षा बजट पे। इन बच्चों का
अपने अपने कैमरे में देखकर बात कीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, प्रचंड बहुमत क्या है? अरे आपकी नैतिक हार हो गई है, नैतिक हार हो गई है यादव जी। आपसे बताओ, आपसे 6 गुना ज्यादा सीटें। हमें मत बताओ, हमारी तो 7 गुना बढ़ गई है, 6 गुना ज्यादा, 8 गुना बढ़ गई है, 8 गुना बढ़ गई है। आपस में मत लड़िए, कैमरे पे बोलिए, अपने कैमरे के बारे में जानकारी कर लीजिए। आप हरियाणा से आते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। बताओ उत्तर प्रदेश की जानकारी। आपसे 42% वोट मिला हमको, 8% मिला आपको। अरे छोड़िए, जानकारी लेंगे, छोड़िए, 42% वोट मिला हमको। ठीक है, मैं आता हूँ। सीटें आपकी पता है। अभी आपकी बारी। शांति 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 शांति। एक सवाल, जाति के नाम पर आप लोग राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर लड़ाई मत कीजिए। क्यों नहीं लगाया उसमें? अरे 30 साल पहले हटाया क्यों? वो जवाब देंगे नहीं। 10 साल में ऐसा उसने कानून बना दिया, देश में आरक्षण और आप जो कमाल बात है, देश का दुश्मन है। और इन लोगों ने, इनकी सरकार ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इनके शिक्षा बजट का आधा कर दिया, 5% देते थे यूपी सरकार और अभी 2.5% कर दिया। अनुराग जी, 5 सेकंड बात यह है कि देश का भविष्य सरकार में रहे शिक्षा और का देश बजट का 1 लाख करोड़ रुपए युवा बैठे हैं, 1,48,000 करोड़ दिया गया। सत्ता की 80,000 करोड़ की कांग्रेस ने पार ली है। झूठ बोलते हैं यहाँ खड़े होकर के। प्रधानमंत्री जी तो पकौड़े तलने को कहते हैं, नाली से गैस बनाने की बात करते हैं। ये प्रधानमंत्री है देश के। अच्छा, ऑडियंस से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी की बात पसंद आए तो ताली बजाइएगा, जिससे हमें पता चले कि भाई कौन सही बोल रहा है, कौन गलत। एक बार जरा संवेद बजा दीजिए तालियां। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करने की। चलिए, मैं अब यहाँ पर एजाज शाहीन कासमी साहब को डिबेट में लेकर के आता हूँ। बड़े धैर्य से सबकी बातें वो सुन रहे हैं।